स्टडी आईएएस विदेशी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल। सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं और उसके साथ एक सूर्य है। तो सूर्य 8 ग्रहों का केंद्र बिंदु है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल। सौर के चारों तरफ ये जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, इसीलिए इसे सौरमंडल नाम दिया गया है। तो इन सब में जो सूर्य है वो केंद्र में है, केंद्र बिंदु है। सूर्य के ही इर्द गिर्द ये सारे ग्रह हैं वो घूम रहे हैं, इसीलिए इसका नाम सौरमंडल है। तो सौरमंडल को आज हम पढ़ने वाले हैं कि सौरमंडल में देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि सौरमंडल में सूर्य है, उसके साथ ये 8 ग्रह हैं। जो ग्रह हैं वो पहले 9 हुआ करते थे, अब वर्तमान स्थिति में 8 ग्रह हैं। यानी कि जो प्लेटो नाम का ग्रह था वो 2006 में निकाल दिया ग्रहों की श्रेणी से। ग्रहों की श्रेणी से निकालने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो उस जगह से हटा दिया है, हटा नहीं दिया है, बस उसे ग्रह मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो दूसरे ग्रहों की जो कक्ष होता है ना, पथ होता है, उस पथ को काटता था। दूसरे ग्रहों के पथ को रास्ता कहते हैं, तो उस रास्ता को काटता था, इसलिए उसे, और वो जितनी टाइम लिमिट थी उस टाइम लिमिट में मतलब अपनी परिक्रमा पूरी नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए 2006 में उसे निकाल दिया ग्रहों की श्रेणी से। तो अब ग्रह हैं 9। वैसे जैसे हमारे ज्योतिष में कहते हैं कि नव ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम में पहले 9 थे लेकिन अब 8 ग्रह होते हैं। इस चीज को समझ के रखिएगा, ज्योतिष और ये सोलर सिस्टम अलग अलग है। वहाँ 9 ग्रह होते हैं, यहाँ 8 ग्रह। यहाँ पर सूर्य होता है, सूर्य के बाद ग्रह होते हैं, वो 8 होते हैं, और ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं। यानी कि जो सूर्य का चक्कर लगाए वो ग्रह होता है, और ग्रहों का चक्कर लगाए जो ग्रह होते हैं उनका कोई चक्कर लगाने लगे तो उसे उपग्रह कहते हैं। और उसके बाद एक पट्टी होती है ग्रहों के बीच में, यानी बृहस्पति और मंगल जो ग्रह हैं उनके बीच में एक पट्टी होती है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह भी होते हैं और धूमकेतु होते हैं। तो ये 2 और चीजें होती हैं जो सौरमंडल में होती हैं। ठीक है, तो इनसे मिलके बना होता है पूरा सौरमंडल। और सौरमंडल में जो है ना महत्वपूर्ण चीज है वो है सूर्य। और सूर्य एक तारा है। सूर्य एक ग्रह नहीं, एक तारा है, जो मतलब सबसे बड़ा तारा है, सबसे ऊंचाई पर है। इसलिए हमको लगता है मतलब सूर्य कितना छोटा है लेकिन बहुत विशाल है। अब इसमें ये चीज अब हमें देखने वाले हैं कि जैसे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, इनको इनसे मिलके और सूर्य से मिलके सोलर सिस्टम बना हुआ है। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं वो हम अब लोग देखेंगे। जैसे कि सूर्य, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह से मिलकर सोलर सिस्टम बना हुआ है। सूर्य एक तारा है, केंद्र का जो तापमान होता है 10⁻⁶ होता है। 10⁻⁶ मतलब होता, तो आपने सतह का तापमान देखा होगा 5800 मतलब सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है उसकी सतह का। फिर जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो तापमान कम होता जाता है, और जैसे ही हम बाहरी परत पर आएंगे तो लगभग एवरेज 1500 की समथिंग डिग्री सेल्सियस तापमान रह जाता है। जो उसके केंद्र का तापमान होता है वो 6000 डिग्री के लमसम होता है लगभग में। ठीक है, इस चीज को समझिए। सूर्य से नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जैसे एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है विखंडन। इस चीज को हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। संलयन और एक होता है विखंडन। ठीक, संलयन और विखंडन। तो संलयन में क्या है कि जो 2 अणु है ना हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन है H+H मिलते हैं, और यहाँ पर
अणु अलग होते हैं। ठीक, यहाँ पर जुड़ते हैं। तो संलयन में जो है ना कि दो जो हाइड्रोजन के कण हीलियम में परिवर्तित होते हैं तो वो जुड़ते हैं, और ये विखंडन में दो हाइड्रोजन के कण अलग अलग होते हैं। तो जो परमाणु जो हथियार बनाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा, तो हाइड्रोजन जितने बम होते हैं वो संलयन पर आधारित होते हैं, और जो परमाणु बम होते हैं वो विखंडन पे आधारित होते हैं। जैसे पीसीएस में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पीसीएस में, कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में मतलब बेसिक अंतर क्या होता है, क्या किस पे आधारित होते हैं, किस फिलोसफी पे आधारित होते हैं। इनकी एक फिलोसफी मतलब वो कहते हैं ना सिद्धांत होता है। तो जो हाइड्रोजन बम होते हैं वो संलयन पे आधारित होते हैं, और परमाणु बम होते हैं वो विखंडन पे आधारित होते हैं। विखंडन का मतलब अलग होना, और संलयन का मतलब जुड़ना। तो जो परमाणु बम है उनसे कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं हाइड्रोजन बम, क्योंकि वो संलयन प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। तो जो सूर्य से ऊर्जा मुक्त होती है वो विखंडन से नहीं संलयन से मुक्त होती है, इसीलिए सूर्य से ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलती है। ठीक है, शायद हम समझाने में मतलब कामयाब हुए होंगे कि संलयन और विखंडन का तात्पर्य क्या है, कि जो हाइड्रोजन के कण हैं वो मिलके हीलियम बनते हैं। ठीक, हीलियम में परिवर्तित होते हैं तो वो संलयन है, और अलग हो जाते हैं हाइड्रोजन के कण तो वो विखंडन होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कितना कितना है। जैसे सूर्य में हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन की मात्रा लगभग मतलब होती है 71%, और हीलियम 26% या 26.5% की लमसम होती है। अन्य गैसें 2.5% में सिमट जाती हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। तो इसमें 71% तो हाइड्रोजन ही होता है, ये हीलियम होता है 26%, अन्य गैसें मतलब 2.5% 3% के लगभग होती हैं, और कुछ नहीं। तो सूर्य केवल हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य किससे बना है, मतलब ज्यादा मात्रा में, तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। ठीक है, अब सूर्य का आकाश पृथ्वी तक मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है स्टेटमेंट में। एक स्टेटमेंट देगा, उसमें पूछ लेगा कि कितना टाइम लगता है, तो जो 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। तो एग्जाम में कभी कभी ये 20 सेकंड भी दिया होता है। इस चीज को गौर से देखिएगा, और एग्जाम के क्वेश्चनों को फैक्ट के बेसिस से सॉल्व ना करें, अपनी मतलब बौद्धिकता के लेवल से सॉल्व करने की कोशिश करें। बौद्धिकता का मतलब होता है कि वहाँ एलिमिनेशन ट्रिक काम करती है, कि अगर तो तुम यहाँ पर 16 सेकंड यानी 8 मिनट 16 सेकंड पढ़ के गए हो, और एग्जैक्ट यही नहीं आया, उसने 8 मिनट और 20 सेकंड कर दिया, तो आप 20 के साथ जाएंगे, फिर 16 के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है मतलब बौद्धिकता, कि जिस परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना। कहीं 20 भी है, कहीं 16 भी है, तो 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। उसके बाद होता है सौर कलंक का ताप। हमने बताया था जो सौर में जो धब्बे होते हैं, तो बाहरी आवरण होता है उसका उसका 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सौर कलंक बोलते हैं। सौर में जो धब्बे होते हैं ना, जैसे कहते हैं चंद्रमा में धब्बा है, यानी कि उसमें चंद्रमा में भी दाग है, ऐसे बोल देते हैं। तो सूर्य में भी कुछ धब्बे होते हैं, उन्हें सौर कलंक कहते हैं। तो उनका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जो सूर्य की आयु है 5 मिलियन वर्ष है, उसमें से लगभग आधी हो चुकी है, आधी ही बची है लगभग में। सूर्य के निकटतम सबसे जो तारा होता है उसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, ये वाला। यानी कि हमारे निकटतम जो तारा है वो सूर्य है, इसलिए हमें इससे प्रकाश मिलता है और वो ऊष्मा मिलती है। और सूर्य के निकटतम तारा पूछे एग्जाम में पूछा गया है कई बार, कि सूर्य के निकटतम सबसे
मतलब तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य से निकटतम है। ठीक है, ये वाला प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य से निकटतम है। अब ये हमने अभी आपको बता ही दिया था शुरुआत करने पर कि कितने ग्रह हैं, तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। वर्तमान में 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। 9वां ग्रह था, वो 9 ग्रह था, वो निकाल दिया गया है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग देखते हैं ग्रहों के बारे में। सूर्य से लगभग इतनी ही जानकारी लेनी थी, वो हमने आपको दे दी। बाद बाकी सूर्य अलग से हम पढ़ेंगे। पहले हमने सोलर सिस्टम स्टार्ट किया, तो हम ग्रहों के बारे में देखेंगे, फिर हम सूर्य के बारे में देखेंगे और चंद्रमा के भी बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं और सबसे जो सूर्य से निकटतम ग्रह है उसे हम बुध कहते हैं। बुध से स्टार्ट करेंगे और हम अरुण वरुण तक जाएंगे, यानी 8 ग्रह है आज ही हमें कंप्लीट करने हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अच्छा है एक साथ सारे ग्रह कंप्लीट कर लिए जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब 4 ग्रह आज किए, 4 कल किए, उससे ठीक नहीं रहता है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि देखो सूर्य से सबसे निकटतम है बुध, ये वाला बुध, फिर शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, जिसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पानी की मात्रा 71% से ज़्यादा है। फिर मंगल है और ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है और ये वरुण है। इन्हीं के बीच में जो हम बता रहे थे मंगल और बृहस्पति के बीच में ये है, वो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, ये वाली, ये पट्टी, ये कंकड़ पत्थर हैं। तो सूर्य का जो होता है गुरुत्वाकर्षण है, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही सारे ग्रह हमारे तरफ चक्कर लगाते हैं, मतलब सूर्य की तरफ चक्कर लगाते हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो गुरुत्वाकर्षण में ही ये फंस गए हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में फंस गए हैं पत्थर, तो ये भी सूर्य का चक्कर लगाने लगे हैं, तो इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अब इनमें से पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह होते हैं वो 4 हैं, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह से इधर वाले हैं ये, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह से इधर वाले हैं, इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल है, और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह में है। तो जो आंतरिक ग्रह हैं वो ठोस हैं, उनका घनत्व ज्यादा है, और जो बाह्य ग्रह हैं वो गैसीय आवरण से बने हुए हैं, तो वो ठोस नहीं है, गैसीय आवरण से बने हैं लेकिन आकार उनका बड़ा है। तो कभी भी अगर आपको लगाने को आए तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ठोस जो मेटल से बने हुए हैं वो बने हुए हैं आंतरिक ग्रह, और जो गैसीय आवरण से, गैस से, धूल कण से बने हुए हैं वो बने हुए हैं बाहरी ग्रह, और उनका आकार बड़ा है। तो आकार के मामले में 4 बाह्य ग्रह बड़े हुए हैं, उसके बाद नंबर आता है आंतरिक ग्रहों का। लेकिन अगर पूछे घनत्व के आधार पर, यानी ठोस मेटल के आधार पर, तो आंतरिक ग्रह हैं, बाह्य ग्रह गैस से बने हुए हैं इसलिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बुध की तरफ। ठीक है, पहला हमारा ग्रह है बुध। अब बुध के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि सूर्य के सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह बोलते हैं इसे, जो सूर्य के सबसे निकटतम है बुध ग्रह। देखो ये हमारा सूर्य ये वाला है, अपना ये सूर्य है, और इसके जस्ट यहाँ पर ये अपना बुध बैठा हुआ है। ठीक, तो सूर्य के सबसे निकटतम है और ये सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध है। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह का हमने बता दिया, ग्रहों का अभी चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं, तो हमारे बुध पे कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, और ये सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, केवल 88 दिनों में। जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसे परिक्रमा कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य का चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो केवल 88 दिन में लगा के बैठ जाता है, और सर्वाधिक तापांतर होता है यहाँ पर। अब सर्वाधिक तापांतर का क्या मतलब होता है, इस चीज को समझिएगा। और जो अपने अक्ष पे घूमता है, जैसे अपने सूर्य का चक्कर तो लगा लेता है 58 दिन में सूर्य,
ठीक है, सूर्य का चक्कर। अब ये अपना 58 दिन में अपना चक्र का, ये दोनों याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं कि 58 दिन में तो अपना पूरा करता है चक्र, और 88 दिन में सूर्य का चक्र पूरा करता है। अब तापांतर का कॉन्सेप्ट क्या है कि तापांतर का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जो है 600 डिग्री का तापांतर रहता है, 600 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं। अब 600 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो रात है और दिन है, इनमें अंतर पाया जाता है ताप में, तो उसे तापांतर कहते हैं। जैसे 450 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान हो जाता है, ठीक है। दिन का तापमान है वो 450 डिग्री सेल्सियस होता है दिन, और रात का जो तापांतर होता है, रात में जो ताप -150 डिग्री, लगभग में बोल रहे हैं हम, वैसे तो 173 है, ठीक, तो -150 डिग्री, ठीक, और ये प्लस में है, तो ये 450 और ये 150 दोनों को मिला के, यानी कि पहले तो टेम्परेचर हो जाता है 450 और फिर माइनस चला जाता है 150, तो दोनों को मिला के 600 डिग्री का तापांतर हो जाता है। तो ताप में अंतर, यानी माइनस और प्लस का अंतर निकालते हैं, उसे तापांतर कहते हैं, और उसका तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर कौन जिंदा रहेगा, आप ही सोचिए ना कि दिन में 450 डिग्री, हमारा जो पारा जाता है जो पृथ्वी का, वो 47-48 जाता है मई जून के महीने में। अब मई जून के महीने में 47-48 जाता है, तो लगता है कि मतलब क्या ही हो गया, मतलब कहते हैं कि पूरा गर्म चैम्बर में बंद कर दिए, ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है। और फिर रात में जाके -150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो -150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो सियाचिन का जो सियाचिन हमारा ग्लेशियर है उसका -40 जाता है, -40 में जम जाते हैं लोग, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो है चीजें जमने लगती हैं। -40 सियाचिन में होता है, ये -150 है, तो कौन मतलब यहाँ सर्वाइव कर पाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ रहने लायक सुविधा नहीं है, दिन में तो ये जला के मार देगा और रात में ठंडी से मार देगा, समझ में आया? तो इसलिए बुध को हमने पढ़ लिया कि क्या क्या है और क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए इसके। इसका कोई उपग्रह नहीं है, सबसे निकटतम है सूर्य से, सबसे छोटा है सौरमंडल का, परिक्रमा करने में 58 दिन लेता है सूर्य के, और 88 दिन लेता है सूर्य के, और अपना परिक्रमा करता है तो महज 58 दिन में पूरा कर लेता है। उसके बाद दैनिक और तापांतर इसका बहुत ज़्यादा है, यानी रात में 150 डिग्री माइनस में चला जाता है और दिन में 450 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, तो ऑलमोस्ट लगा के 600 डिग्री सेल्सियस तापांतर इसका पाया जाता है बुध का। तो ये रहने लायक है नहीं, और इसका कोई उपग्रह नहीं। उपग्रह का मतलब ग्रहों का भी कोई ग्रह हो उसे उपग्रह कहते हैं, तो इसका चक्कर लगाए, तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब उसके बाद जो दूसरा ग्रह है उसे हम कहते हैं शुक्र, और शुक्र बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है, क्योंकि ये जो समानता रखता है वो हमारी पृथ्वी से समानता रखता है, जो ये ग्रह है बुध। बुध हो गया, अब शुक्र। अब शुक्र ग्रह पृथ्वी से समानता रखता है, यानी कि इसे कहते हैं सबसे अधिक चमकीला और सर्वाधिक गर्म ग्रह। अब जैसे गर्मी का आधार मापा जाए तो नापना चाहिए कि सूर्य से तापांतर के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर, तो सूर्य से सबसे निकट तो है बुध ग्रह, और सबसे गर्म है शुक्र ग्रह। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो गर्म होती है, CO2 बोलते हैं उसे, तो CO2 गैस होती है वो गर्म होती है, और यहाँ पर CO2 मतलब लगभग 90% गैस के रूप में CO2 पाई जाती है, तो इसीलिए ये गर्म है, ना कि दूरी के आधार पर।
दूरी के आधार पर देखा जाए तो बुध गर्म होना चाहिए, लेकिन है गर्म ये। और इस गर्मी का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, जो डाउट है हमारा क्लियर कर दिया होगा तुम्हें, क्योंकि 90% के लगभग CO2 पाई जाती है, इसलिए गर्म है। तो सबसे अधिक चमकीला है, ठीक, और सबसे गर्म, सर्वाधिक गर्म है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकटतम का ग्रह है। अब सूर्य से निकटतम पूछ रहा है या पृथ्वी से निकटतम पूछ रहा है, ये अपने माइंड में डाल के जाना जब एग्जाम में जाओ, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती हैं। पूछता है सूर्य से निकट तो हम लगा देते हैं बुध, लेकिन पूछ लेता है पृथ्वी से निकटतम, तो हमारे पढ़ते हैं हम पृथ्वी से निकटतम, लेकिन हमारे माइंड में चलता होता है कि सूर्य से निकटतम, तो हम फिर भी बुध लगाते हैं। वो पूछ रहा है पृथ्वी से निकटतम। अब पृथ्वी से निकटतम का दो आते हैं ग्रह, यानी मंगल भी है और इधर बुध, शुक्र भी है। तो शुक्र ज्यादा करीब है मंगल की अपेक्षा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों के बीच में है ना पृथ्वी, यानी मंगल और शुक्र के बीच में, ये देखो यहाँ पर, यानी मंगल ये है और ये शुक्र है, इसके बीच में पृथ्वी बैठी हुई है, तो ये इससे शुक्र से ज्यादा नजदीक है। तो सबसे निकटतम मतलब पृथ्वी से शुक्र ग्रह है। ठीक है, अब शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। अब ये जो जो दो ग्रह हैं वो उल्टी परिक्रमा करते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। लोग जनरली पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, जैसे घड़ी भी क्लॉकवाइज घूमती है तो पश्चिम से पूर्व घूमती है, उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। और ये लोग हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, इधर से दूसरा नंबर का ग्रह और पीछे से दूसरे नंबर का ग्रह। इन चीजों को याद रखिए। कैसे याद रखना है कि जो 2 नंबरी आदमी होता है ना, बोलते हैं गांव देहात में बोल देते हैं कि ये आदमी 2 नंबरी है। 2 नंबरी का मतलब उल्टे सीधे काम कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर करके पैसा कमा रहा है, उसे हम 2 नंबरी बोलते हैं। तो 2 नंबरी हमेशा उल्टा ही सीधा काम करता है। तो इधर से 2 नंबरी यानी शुक्र और इधर से 2 नंबरी यानी अरुण, ये दोनों उल्टे घूमते हैं। इधर से 2 नंबरी अरुण, उधर से 2 नंबरी शुक्र, ये दोनों उल्टे घूमते हैं। तो दो ही गिरह हैं जो उल्टे घूमते हैं, ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। और जनरली घड़ी और सारे लोग पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, ठीक, उल्टा घूमता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अब जितना भी कुछ बोलें वो इसी को लगाना है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बुआ, पृथ्वी की माता जो भी बोल रहा है वो शुक्र को ही बोल रहा है। मतलब इतने नाम रख दिए हैं इसके पृथ्वी से जोड़ के, तो सारे के सारे शुक्र के साथ हिट कर देना है। ठीक, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी की मौसी, पृथ्वी की बुआ, पृथ्वी की दादी, पृथ्वी की अम्मा, कुछ भी कहें शुक्र को लगाना है। सांझ का तारा और भोर का तारा इसे ही कहते हैं। ठीक है, जो शुक्र ग्रह है इसे सांझ का तारा यानी कि नाइट का स्टार और मतलब सुबह का तारा बोलते हैं, तो इसी को सांझ का तारा और भोर का तारा इसी को कहते हैं शुक्र। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शुक्र ग्रह। अब पृथ्वी से जोड़ के कुछ भी पूछे यही लगाना है। पृथ्वी के निकटतम है, पृथ्वी के समानांतर है, मतलब पृथ्वी के समान यहाँ पर मतलब वायुमंडल ऐसे करके है, तो इसलिए बहन कहते हैं कि यहाँ पर जीवन की पॉसिबिलिटी थोड़ी थोड़ी मालूम पड़ती है। भोर का तारा, सांझ का तारा उल्टा घूमता है, पृथ्वी सबसे निकटतम है, सबसे गर्म है और सबसे चमकीला है। ठीक, अब आइए पृथ्वी को पढ़ते हैं। कि पृथ्वी पे हम लोग रहते ही हैं, तो पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी के बारे में ना जाने तो गुस्ताखी है। तो नीला ग्रह भी कहते हैं इसे, हमने अभी आपको समझाते समय ही समझा दिया था कि इसे नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह का तात्पर्य होता है कि नीले कलर में दिखता है। नीले कलर में जैसे कि पृथ्वी पर 71% पानी है, समझ रहे हैं? पृथ्वी पर 71% जल है और जल का रंग होता है नीला। जब ऊपर से हम लोग देखते हैं या समुद्र को देखोगे तो आप नीला नीला प्रतीत होगा। तो पानी का रंग नीला होता है, तो ऊपर से देखते हैं तो नीला दिखता है, तो इसलिए पृथ्वी का रंग नीला ग्रह बोलते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा 71% लमसम, मतलब 3 हिस्सों में पानी है और एक हिस्से में मतलब जमीन है, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। औसत घनत्व 5.5
GM है। ठीक है, तो जी, तो जी घनत्व भी पूछ लिया जाता, 5.5 है पृथ्वी का औसत घनत्व। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अब जो जितने 8 ग्रह हैं ना, उनमें से एक ही ग्रह है अभी तक की, मतलब रिसर्च से ये पता चला है, शोध से, कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। अ, हम लोग अभी रिसर्च के दौर से गुजर रहे हैं और देख रहे हैं कि मंगल पर भी जीवन की पॉसिबिलिटी खोजी जा रही है, कि जीवन मंगल पर भी अवेलेबल हो सकता है, मतलब रह सकते हैं लोग। तो मंगल पे रहने की पॉसिबिलिटी खोजी जा रही है, अभी वहां पर श्योरिटी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो केवल एक ग्रह है जिसमें हम लोग रह सकते हैं, वो ऑलमोस्ट हमारी पृथ्वी है। ठीक, एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। घनत्व 5.5 है, नीला ग्रह कहते हैं जल की वजह से। सूर्य से औसत दूरी जो है, औसत मतलब न कम और न ज्यादा के बीच की दूरी है, वो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, इतनी दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, 15 करोड़ किलोमीटर। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये हमने आपको मैप भी प्रोवाइड किया हुआ है, ये चित्र बना के, जैसे 23.5 डिग्री झुकी हुई है ये बना हुआ गोला, तो पृथ्वी को ऐसे आना चाहिए था। ये वाली जो लाइन है वो सीधी होती, ये वाली जो सीधी है ये, लेकिन ये ऐसे करके झुकी हुई है, ऐसे करके। ठीक है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी के कारण ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का बन जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल और इंटर में, जैसे कि 90 डिग्री का कोण ये होता है। ठीक, एल टाइप होता है, उसे हम 90 डिग्री का कोण बोल देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री का कोण बन जाता है पृथ्वी का, जैसे काटेंगे तो इधर का ये 90 डिग्री बन गया। अब 90 डिग्री में ये 23.5%, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये बचा 90 डिग्री में से कितना बचा, 66.5 बचा। अब जो 66.5 बचा, तो वो इतने का कोण बनाती। ठीक, अब ये क्यों बनाती है, कैसे, ये हमने आपको समझा दिया है कि 90 डिग्री का कोण बन जाता है, तो इसीलिए 23.5 डिग्री झुकी है, तो बचा हुआ है वो 66.5 डिग्री का ये कोण बना देती। ठीक, अब इसकी दो दो होती है, एक होती है परिक्रमा। परिक्रमा होती है वो सूर्य की करती है, हम किसी चीज के तरफ घूमते हैं तो हम कहते हैं परिक्रमा करते हैं। जैसे कि हम गोवर्धन की, जैसे मथुरा में जाते हैं तो मथुरा में एक गोवर्धन पर्वत है, उसके चारों तरफ घूमते हैं तो हम कहते हैं हम परिक्रमा करने गए थे। तो हम सूर्य की तरह, सूर्य के चारों ओर ये घूमती तो उसे परिक्रमा कहते हैं। और अपने ही अक्ष पे घूमने लगे, यानी एक ही जगह पर खड़े खड़े हम अपने ही अक्ष पे घूम लगे, उसे परिभ्रमण कहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट से अलग मतलब रखिएगा कि परिक्रमा और परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों अलग हैं। परिक्रमण का मतलब होता है दूसरे की चक्कर करना, और परिभ्रमण का मतलब होता है अपना ही चक्कर, मतलब अपने ही अक्ष पे घूमना। ठीक है, तो ये सूर्य का जो परिक्रमण करती है, वो करती है मतलब लगभग 365 दिन, और लगभग मतलब 6 घंटे के लमसम, 5 घंटे कुछ मिनट, तो लगभग 6 घंटे एक परिक्रमा। ठीक है, और परिभ्रमण 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में कर लेती है। तो इसीलिए अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूम जाती है, तो इसीलिए हमारे यहाँ दिन और रात होती है। ठीक है, परिभ्रमण की वजह से पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूम जाती है, तो दिन और रात होती है। और जो सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन और लगभग 6 घंटे में, तो इस वजह से हमारे यहाँ ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। ऋतुएं का मतलब जैसे बारिश आती है, गर्मी आती है और सर्दी आती है। ये 3 ऋतुएं तो ऑलमोस्ट होती हैं, वैसे तो 4 ऋतुएं बताई गई हैं कि सर्दी है, गर्मी है, बारिश है और बसंत ऋतु है। जो होली वाला टाइम होता है उसे बसंत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से परिक्रमण से ऋतुएं चेंज होती हैं। और ये 6 घंटे का जो समय होता है ना, ये हमने बताया 365 और 6 घंटे में, लगभग 6 घंटे में, तो ये 6 घंटे का 6 गुणा 4, ये पहुंच जाता है 24। अब ये 24 घंटे हो जाता है ऑलमोस्ट। जब 24 घंटे हो जाता है, तो ये जाके चौथी साल में जाके एक दिन बढ़ा देता है, उसे ही हम कहते हैं
कि लीप वर्ष आती है। जैसे लीप वर्ष उसे ही कहते हैं कि एक दिन बढ़ जाता है, 24 घंटा बढ़ेगा तो 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात, एक दिन बढ़ गया। अब एक दिन बढ़ गया तो हमारी जो साल हो जाती है वो हो जाती है 366 दिन की। 366 दिन की साल हो जाती है। ठीक है, अब 366 दिन की साल हो गई तो उसके बाद जो है जो फरवरी है वो फरवरी हो जाती है, वो फरवरी हो जाती है 29 की, 29 तारीख की। ठीक है, तो ये 4 साल में होता है। ठीक है, तो ये 4 साल बाद होता है कॉन्सेप्ट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 66 होते हैं वो लीप वर्ष में होती है। लीप वर्ष में फरवरी 29 की हो जाती है और वो ऐसी घटना 4 साल में होती है। 4 साल में क्यों होती है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे, लगभग 6 घंटे लेती है। और 6 घंटे से 4 डिवाइड करें, गुणा करेंगे हम, तो 6 चौक 24, 24 मतलब 24 घंटे बढ़ जाते हैं चौथी साल में जाके। और दिन और रात मिला के 24 घंटे होते तो वो एक दिन बढ़ जाता है। तो एक दिन फिर फरवरी में बढ़ेगा, एक दिन पूरे साल में बढ़ेगा, और ये चौथी साल में जाके पूरा होता है, क्योंकि 24 घंटे का दिन होता है और रात होती है। तो चौथी साल में जाके 6 चौक 24, 24 घंटा चौथी साल में जाके पूरे होते हैं। ऑलमोस्ट हमने आपको सही तरीका से शायद है हमने समझा दिया होगा। अब इसमें डाउट ना रहा होगा आपको कि ऋतु परिवर्तन किस वजह से होंगी, सूर्य का चक्कर लगाएगी पृथ्वी इसलिए, दिन और रात अपने ही दूरी पर घूमेगी इसलिए। ठीक, इतना समझ लिया होगा आपने। अब देखते हैं कि और क्या है। ठीक है, उपग्रह, इसका एक उपग्रह है, उन दोनों का उपग्रह तो था नहीं, पृथ्वी का उपग्रह है, इसे कहते हैं चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, इसे चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो एकमात्र नेचुरल उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम नहीं है, तो वो चंद्रमा है। तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है जो पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी, अब इसकी जो आकृति है ना, पृथ्वी की जो जियोड है, ये जियोड मतलब होता है कि आपने देखा होगा ढचकल पचकल टाइप में बोलते हैं, जैसे अंडा आकार होता है वो जियोड आकार में ही आ जाता है। मतलब क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो किनारों पर चपटी है, बीच में चौड़ी है, तो ऐसे ही अंडा होता है, किनारों पर चपटा, बीच में चौड़ा, तो उसे जियोड बोलते हैं, जियोड शेप बोल रहे हैं। ठीक है, जल 71% पहले ही बता दिया है, स्थल लगभग 29%, अनुमानित आयु जो है 4.6 मिलियन वर्ष है, और धरातल का क्षेत्रफल ये इतने वर्ष है। बस इतना याद नहीं रखना, जल और स्थल याद रख लिया ना, आयु लगभग 4.6 मिलियन है, और जियोड आकार में है, अंडे की तरफ, किनारों पर चपटी और बीच में चौड़ी, उसे जियोड कहते हैं। ठीक, अब आते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में हम, अब ये जो इसका ये है ना उपग्रह चंद्रमा, ये चंद्रमा हम फिर पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा बाद को पढ़ेंगे, क्योंकि उपग्रह, जब उपग्रह पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो चांद का ही एक जो होता है, तो पर्यायवाची बोल दो, उसे मेहताब कहते हैं। मेहताब, तो चंद्रमा को मेहताब भी कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मेहताब। तो वो लोग, एक शेर है ना कि हमारी आंखों ने ऐसा ख्वाब देखा है, हमारी आंखों ने ऐसा ख्वाब देखा है, जमीन पे चलते हुए मेहताब देखा है। तो मतलब जमीन पे चलते हुए चंद्रमा देखा है, ऐसी बात कहना चाह रहा है कवि, यानी कि हमारी आंखों ने ऐसा ख्वाब देखा है, जमीन पे चलते हुए मेहताब देखा है। मेहताब माने चंद्रमा, तो हमने जमीन पे चलते हुए चांद देखा है, ऐसा हमारी आंखों ने सपना देखा है। अब आइए मंगल के बारे में। मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह कहते हैं। और लाल ग्रह क्यों कहते हैं,
लाल ग्रह कहते हैं आयरन ऑक्साइड की यहाँ पर अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड का जो होता है वो रंग लाल हो जाता है, तो आयरन ऑक्साइड के रंग लाल होने की वजह से इसे लाल ग्रह कहते हैं, इसे मंगल को। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है मैक्स ओलंपिया होता है, वो इसी पे है, ये सबसे ऊंचा है मैक्स ओलंपिया पर्वत। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मैक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही है। इसके दो उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, मंगल ग्रह के। उसके बाद जो है धरातल की मृदा में लौह ऑक्साइड अधिक होता है, यही बोलते हैं, हमने बताया था ये आयरन ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड मतलब आयरन तो कोई बोलते हैं, तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसीलिए इसका रंग लाल होता है मंगल ग्रह का। तो ये भी हो गया आपका मंगल ग्रह। ठीक, इसके बाद होता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी, समझ रहे, जैसे मंगल के बीच में ऐसे क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती। उसके बाद जो है बृहस्पति ग्रह होता है। अब बृहस्पति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा, सबसे अधिक और भारी ग्रह है। ये सौरमंडल का है सबसे बड़ा ग्रह है। हमने बताया तो बाह्य ग्रह जो है गैसों से बने हुए हैं, तो वो सबसे बड़े की श्रेणी में आते हैं। पहले चार ये ऐसे ग्रह बड़े होंगे, फिर उसके बाद इधर आएंगे। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है और सबसे अधिक भारी है। ठीक है, तारा और उपग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें जो है उपग्रह भी का भी गुण है और ये तारा का भी गुण है, क्योंकि बड़ा है इसलिए। इसमें स्वयं की रेडिएशन ऊर्जा होती है। बृहस्पति ग्रह में ऐसी स्वयं की रेडिएशन ऊर्जा होती है जो खुद का अपना सिस्टम चला सकते हैं। जैसे सूर्य चला रहा है पूरा सिस्टम, ऐसे ही बृहस्पति के में भी ऐसे गुण हैं जो अपना पूरा सिस्टम चला सकता है, क्योंकि रेडियो ऊर्जा उसके पास। सर्वाधिक उपग्रह वाला है, इसके ही सर्वाधिक उपग्रह बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट घटनाएं आती हैं उसमें बड़े हुए दिखाई देते हैं, कभी किसी के बढ़ गए, कभी किसी के। बृहस्पति और शनि बेसिकली इनमें वो चलती रहती है टक्कर, कौन किसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो कभी बृहस्पति के बढ़ जाते हैं तो कभी शनि के बढ़ जाते हैं। अभी लेटेस्ट में मतलब बताया गया है कि शनि के बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये नेट पर चेक करके जाइएगा, जब भी एग्जाम देने जाए तो नेट पर चेक कर लेना कि किसके ज्यादा है, बृहस्पति के या शनि के। ठीक है, इसके चारों ओर चमकदार भी बृहस्पति इतना ही था। बृहस्पति जो है चक्कर लगाता है सूर्य का, वो 12 वर्ष लग जाते हैं इसे, समझ रहे हैं। तो बड़ा धीमे तरीके से चक्कर लगाता है सूर्य, ये बृहस्पति, लेकिन अपना चक्कर थोड़ा जल्दी लगा लेता है। शनि, इसके चारों ओर चमकदार वलय है शनि की। अब ये जो है ना कि उपग्रह वाला, अब इस बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा उपग्रह इसके पास हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि शनि के ज्यादा बढ़ गए हैं ग्रह, बृहस्पति को क्रॉस कर गए हैं, समझ में। तो हमने बोल दिया आपको, चेक करके जाइएगा नेट से। सबसे बड़ा जो उपग्रह है ना वो टाइटॉन होता है, टिटॉन लिखा है, टाइटॉन होता है। तो इसका एक जो उपग्रह है वो टाइटॉन है शनि का, ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटॉन है और वो शनि का ही है। और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं शनि को। ठीक है, शनि को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि ये झुका हुआ है। इसे ही हम तैरता हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका जो है ना जो घनत्व है वो बहुत कम है, ये तैर रहा है। तो ये झुका है और तैरता हुआ, तो पूछे तैरता हुआ ग्रह शनि, झुका हुआ शनि। इसका सबसे बड़ा जो ग्रह उपग्रह टाइटॉन या टिटॉन बोलते हैं। ठीक, अरुण, अरुण का क्या है, खोज कब की गई, 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। तो ये लेटा हुआ ग्रह है, उसे मत
करिएगा, इसे कहते हैं लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि 180 डिग्री पर है ये। तो वो जो हमने शनि बताया वो नहीं लेटा हुआ, ये लेटा हुआ है। शनि तो केवल मतलब उसका घनत्व कम है शायद, इसलिए हमने मतलब वो दो बता दिया। तो शनि का केवल घनत्व कम है। लेटा हुआ जो ग्रह है वो ये है अरुण। लेटा हुआ ग्रह अरुण है, 180 डिग्री पर है। उपग्रह इसके 21 हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर ये भी परिक्रमा करता है, हमने बता ही दिया, उल्टा घूमता है, 2 नंबर का है। ठीक है, और इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। अरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो गैस है ना उसकी अधिकता होती है, तो इसे रंग हरा प्रोवाइड करती है। इसमें बले भी है, जो रिंग बनी हुई है। तो कहते हैं कि पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रिंग कहाँ बनी हुई है, बले बनी हुई है, तो बले इसी पे बनी हुई है, अरुण पे। हरा भी ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, और उल्टा घूमता है। ठीक, इतने कॉन्सेप्ट अरुण के बारे में याद रखिएगा। अब वरुण, वरुण का क्या है, सूर्य से सबसे दूरी पर है। वरुण सबसे दूर है सूर्य से, और ये 8वां ग्रह है, 8वां उपग्रह है वरुण, 8वां है, लास्ट वाला। उसे विलियम हर्शेल ने खोजा था, इसे जोहान गाले ने खोजा, और सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि लगभग शायद 169 वर्ष लगती हैं इसे, 169 साल लग जाते परिक्रमा करने में, समझ रहे? तो सूर्य का चक्कर लगाने में, तो इस इसलिए ठंडा क्यों है, ठंडे का कारण है सूर्य से दूरी, बहुत दूरी है, इसलिए सबसे ठंडा है वरुण। ठीक, अब आते हैं हम लोग मून की तरफ। तो ये तुमको 8 ग्रह शायद है क्लियर हो गए होंगे। जैसे अब देखिए, पहला शुक्र, पहला जो ग्रह है सूर्य से वो बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह, और क्षुद्र ग्रह के बाद फिर बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण और वरुण। उल्टा घूमते हैं वो 2 नंबर ही हैं, यानी कि शुक्र और अरुण उल्टा घूमते हैं। उसके बाद इनके जो सबसे जो बड़ा पर्वत है उसे मिक्स ओलंपिया कहते हैं, वो बृहस्पति का ही है। सबसे ज्यादा जो बोलते हैं उपग्रह हैं वो बृहस्पति और शनि में कॉन्ट्रडिक्शन रहता है, लेटेस्ट देख के जाइएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो शनि का है, टाइटन बोलते हैं उसे, उपग्रह सबसे बड़ा शनि का है। और बृहस्पति के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। पृथ्वी का एक उपग्रह है जो इसे चंद्रमा कहते हैं, और चंद्रमा ये है मून। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है, भाग होता है। ये कोई चीज यहाँ पर है 1/6 वहां जाके मतलब कम हो जाती है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, चंद्रमा का कम है, ये कहना चाह रहा है। तो कोई चीज यहाँ वजन ज्यादा है तो ऊपर चंद्रमा पे जाके कम हो जाता है 1/6। चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है, 59% ही भाग देखा जा सकता है जमीन से, यानी कि 60% ही हम चांद को देख सकते हैं, 40% चांद को जमीन से नहीं देख सकते हैं। चंद्रमा की परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों अवधि समान है, यानी कि जो ऑलमोस्ट 27 दिन या 28 दिन में अपनी परिक्रमा और परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों कर लेता है। यानी कि जो जो ये चंद्रमा है ये अपने अक्ष पर घूमता है तो भी 28 दिन 27-28 दिन लगता है, और पृथ्वी की करता है परिक्रमण तभी 27-28 दिन लगता है। तो चांद वाले कैलेंडर बदलते रहते हैं, और जो हमारा ये कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, मतलब अंग्रेज वाला है, तो ये नहीं बदलता है। लेकिन चांद पे आधारित जो कैलेंडर होते हैं वो बदलते रहते हैं, क्योंकि ये 27-28 दिन पूरा करता है, 2-3 दिन छूट जाते, ऐसे ऐसे करके एक महीना बढ़ जाता है हर साल में, उसे लौंद का महीना बोलते हैं। ठीक है, तो परिक्रमण करने में 27-28 दिन, परिभ्रमण करने में भी 27-28 दिन। परिक्रमण मतलब पृथ्वी का करता है, परिभ्रमण अपने ही अक्ष पर घूमता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है,
वायुमंडल ही नहीं है चंद्रमा पे। अब जो वायुमंडल नहीं होता है तो जो उल्का पिंड और जो क्षुद्र ग्रह हैं उल्का पिंड गिरते हैं आके धड़ाम धड़ाम, तो चंद्रमा पे गड्ढे बन गए हैं, समझ में? तो वो कहते हैं ना कि चंद्रमा पे दाग है, चांद में भी दाग है। चांद में दाग वाग नहीं, गड्ढे हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। और कोई भी लड़का किसी लड़की को बेवकूफ ना बनाए कि तुम्हारा तो चांद जैसा मुखड़ा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारे चेहरे पे गड्ढे हैं, गड़ा गुड़ही है, मतलब ऐसे। क्योंकि चंद्रमा पे गड्ढे हैं, वो दाग नहीं है। उल्का पिंड धड़ाम धड़ाम गिरे हैं तो बहुत बड़े गड्ढे बन गए, क्रेटर बन गए, झीलें बन गई हैं, वो है। तो हम कहते हैं चांद में भी दाग, चांद में दाग वाग नहीं है। बेसिकली चांद में गड्ढे हैं। और कोई भी लड़का लड़की से अगर ये कह रहा है कि तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा है, तो वो लड़की समझ ही नहीं पा रही है कि वो कहना क्या चाह रहा है। कि मतलब तुम्हारे तुम्हारे चेहरे पे अप्रत्यक्ष रूप से गड्ढे गुड्ढे हैं, इनको सुधारिए, समझ रहे हैं? और लड़कों को वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ गड्ढे बन गए हैं, उल्का पिंड गिरे हैं। चंद्रमा पर पहला कदम जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। अपोलो से गए थे, अपोलो 11 से गए थे, वो 1969 में गए थे। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग 19 जुलाई, ठीक है। चंद्रमा पर पहला कदम रखा था उन्होंने। अपोलो 11 जो वो था, उससे गए थे। चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लेता है। अब ये चीज ये नहीं कि एक मिनट है, 1.3 सेकंड का मतलब होता है कि इतना समय लेता है। पॉइंट में आया है सेकंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लेता है। एग्जैक्ट यही मिलेगा जो हमें इतना ही लगा देना, ऐसे लिखा मिलेगा 1.6 सेकंड चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। दो घटनाएं आती हैं पृथ्वी की। जो चक्रमा परिक्रमा करता है चंद्रमा, तो अपभू और उपभू, ठीक है। तो पृथ्वी से अधिकतम दूरी होती है उसे अपभू कह देते हैं, और पृथ्वी से निकटतम दूरी होती है तो उसे उपभू कह देते हैं। अप मन बड़ा अधिकारी होता है, तो अप मतलब बड़ा, तो यानी दूरी अधिक, अपभू। और निकटतम चंद्रमा से, समझ रहे हैं, मतलब पृथ्वी से निकटतम, तो उसे उपभू कह देते हैं। तो उसका निकटतम उपमान ऐसे ऐसे याद रखिएगा, क्या कहते हैं, जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी, यानी एसडीएम बेसिकली। तो एसडीएम को उप जिला अधिकारी बोल देते हैं, डीएम को जिला अधिकारी। तो अप माने बड़ा, बड़ा यानी अधिकतम दूरी पृथ्वी से चंद्रमा की, अब्बू, और वैसे उपभू, ठीक है। चंद्रमा भी हो गया। चंद्रमा पे तो बता ही दिया हमने आपको, वायुमंडल है नहीं तो गड्ढा है, गड़ा गुड़ई है। तो लड़का चांद जैसा मुखड़ा, चंद्रमा भी दाग, चंदा मामा है। पूरा ज्योग्राफी को ही नाच देते हैं ये लोग। चंदा को मामा बना देते हैं, फिर चांद जैसा मुखड़ा बना देते हैं। मतलब छोटे रहते हैं तब तक चंदा मामा है, रिश्ता निकलते हैं मामा जी है। फिर जैसे ही बड़े होते हैं तो उन्हें लाल पीला हरा दिखने लगता है, तो कहते हैं चांद जैसा मुखड़ा है। चांद जैसा मुखड़ा है तो कितनी तारीफ कर रहे हैं और कौन समझ रहा है, ये जानने का विषय है कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि चांद में तो गड्ढे हैं, दाग तो है नहीं, तो कहना चाह रहा है आपके चेहरे पे भी गड्ढे हैं। तो इसी हिसाब से जैसे चांद का जो पर्यायवाची है उसे हम महताब बोलते हैं, महताब। तो एक शेर है, तो उसमें महताब मतलब चंद्रमा, और ख्वाब मतलब होता है सपना। तो ये उर्दू का बेसिकली शेर है कि ख्वाब, सपना, और महताब मतलब चांद। तो कहते हैं कि मेरी आंखों ने ऐसा ख्वाब देखा है, जमीन पर चलते हुए महताब देखा है। यानी मेरी आंखों ने ऐसा सपना देखा है कि जमीन पर चलते हुए चंद्रमा देखा है, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए, ये है पूरा सौर मंडल का संक्षिप्त और रिकैप विवरण, ठीक है। ये अपना सूर्य है, फिर इसके बाद इसे बुध है, इसे मरकरी भी बोलते हैं। शुक्र है दूसरा ग्रह, वेनस बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी है,
इसे अर्थ बोलते हैं, मंगल मार्स बोलते हैं, और बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं, और अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये लिखा हुआ है पहले से ही, भीतरी ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह, इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, और बाह्य ग्रह अथवा जोवियन ग्रह, इसे हम जोवियन ग्रह कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा था तो हम भी फंस गए थे। अब औरों का क्या कहें कि मतलब जोवियन पूछ लिया, तो जोवियन हम कहें क्या पूछ रहा है ये जोवियन ग्रह। फिर एकदम क्लिक किया कि जोवियन मतलब पार्थिव और ग्रह, और जोवियन ग्रह अलग अलग, मतलब बाह्य और आंतरिक पूछ रहा है, समझ रहे। तो ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में ऐसे टर्म यूज करता है जो ज्यादा हार्ड हो, टफ हो। तो पार्थिव मतलब अंदर के, जोवियन मतलब बाहर के। ठीक, अब इसका जो ट्रिक अगर याद करना चाहें, वैसे ट्रिक याद करके क्या ही करेंगे, तो इनका भी ट्रिक याद करना पड़े तो खुदाई मालिक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वेड, ये ट्रिक है। इसको याद ही क्या करोगे, सीधा याद कर लो ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि और वरुण। अरे 8 ही तो हैं, आप मतलब क्या 10 डिजिट का नंबर याद कर लेते हैं, या फिर मतलब एक नंबर वो भी याद नहीं करते हैं, कितने नंबर याद होते हैं। तो ये तुम पे 8 ग्रह नहीं याद होंगे, इसके लिए ट्रिक खोजोगे। अब इसका जो रिकैप है वो देख लेते हैं। सूर्य से सबसे निकटतम बुध है, बोल दिया था। पृथ्वी से सबसे निकटतम शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूर वरुण है, और सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, समझा दिया पहले ही हमने। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक, और सर्वाधिक घनत्व वाला हमारा पृथ्वी है, सर्वाधिक चमकीला शुक्र है, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, पृथ्वी की बहन भगनी जो भी बोलना है शुक्र को बोल दो। शाम का तारा भोर का तारा शुक्र है, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं, जुड़वा ग्रह बोलते हैं, वो शुक्र ही है सब। वलय युक्त ग्रह जिसपे छल्ले हैं तो वो शनि है और अरुण है, इन पे छल्ले पाए जाते हैं, ऐसी रिंग पाई जाती है, ऐसी। ठीक है, ऐसी रिंग पाई जाती हैं। तो छल्ले युक्त या वलय युक्त वो शनि और अरुण है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह, यानी अब ऑब्वियसली यहाँ पे जितनी दूरी पे होगा उतना ही ज्यादा मतलब कम दिन में चक्रमा मतलब वो चक्र लगा पाएगा, उतना ही मतलब उस हिसाब से दिन होगा। तो वरुण है, तो इस पे सबसे लंबा वर्ष होता है। ठीक है, सबसे वर्ष वाला ग्रह होता है वो बुध है, छोटे वर्ष वाला, यानी बड़ा है वो वरुण है, और सबसे छोटा है बुध है, क्योंकि सबसे निकटतम है इसलिए। सर्वाधिक तापांतर वाला बुध है, हमने बता दिया 600 डिग्री होता है तापांतर। सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है, बृहस्पति के पास है। अभी मतलब लेटेस्ट में न्यूज चेंज हुई है, देख लेना। हरा ग्रह अरुण को कहते हैं। ठीक है, हरा दूसरे नंबर वाला, 2 नंबर। तीव्र परिक्रमण वाला बृहस्पति है, सबसे ज्यादा तेज परिक्रमा करता है उसकी सूर्य की बृहस्पति, अपने अक्ष पे बहुत धीरे घूमता है। न्यूनतम परिक्रमण करने वाला सबसे धीमे परिक्रमा करता है वो करता है शुक्र, उसकी मतलब सूर्य की। ठीक है, सबसे धीरे शुक्र। उसके बाद समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण वाला शुक्र ही है, मतलब कितनी देर में अपना चक्र लगाता है उतनी देर में सूर्य को भी घूम लेता है। लगभग शायद 295 दिन है, 295 दिन में अपना भी चक्र मतलब पूरा कर लेता है और सूर्य को भी घूम जाता है। ये शुक्र है। तो जो अपने पे घूमता है उतनी ही देर में सूर्य को घूम लेता है, तो सबसे धीमा माना जाएगा। बृहस्पति सबसे तीव्र है। ठीक है, उसके बाद पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाले हमने बता दिया शुक्र है और अरुण है, 2 हैं। ठीक,
उसके बाद ये चीज़ें थी जो हमने रिकैप कराने के लिए एक स्लाइड लगाए रखी थी। इसमें हमने आपको रिकैप भी करा दिया कि क्या क्या बेसिकली है। ठीक है।